मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे पार्ट 2 का पॉइंट जो है सूचनात्मक भूमिकाएं। इन भूमिकाओं में प्रबंधक विभिन्न सूचनाओं, तथ्यों व ज्ञान का संग्रहण एवं वितरण करता है। देखिए नाम से पता चल रहा है, विभिन्न सूचनाएं, तथ्य व ज्ञान का संग्रहण यानी कलेक्शन करना और वितरण करना यानी जिससे आवश्यकता है उस तक पहुंचाना। इस प्रकार वे संगठन के स्नायु केंद्र माने जाते हैं। इससे संबंधित उनकी 3 भूमिकाएं होती हैं। फर्स्ट है प्रबोधक। प्रबोधक को नियोजन, निर्णय व अन्य प्रबंधकीय कार्यों के लिए विभिन्न सूचनाओं की आवश्यकता होती है। अतः वह अपने संगठन तथा इसके वातावरण के बारे में विभिन्न ज्ञान स्रोतों से सूचनाएं सामग्री एकत्र करता है। वह अपने अधिकारियों, अधीनस्थों, सहप्रबंधकों तथा अन्य संपर्क सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है। देखिए फर्स्ट आया प्रबोधक। प्रबोधक क्या करता है? नियोजन करता है, निर्णय करता है और अन्य प्रबंध के कार्यों के लिए जो सूचनाओं की आवश्यकता होती है वे सूचनाएं कलेक्ट करता है। अब वो सूचनाएं एकत्रित करने के लिए वो क्या करता है? अपने अधीनस्थों से, सह प्रबंधकों यानी जो उनके साथ कार्य करता है उन सभी से संपर्क बनाता है और फिर वह संपर्क सूत्रों से जानकारी एकत्रित करता है। प्रसारक। प्रबंधक इस भूमिकाओं में एकत्रित सूचनाओं को उपयोगिता व आवश्यकता के अनुसार अपने अधीनस्थों व संबंधित इकाइयों को वितरित एवं प्रसारित करता है। इसमें तथ्यात्मक सूचनाएं तथा मूल्य सूचनाएं दोनों प्रसारित की जाती हैं। मूल्य सूचनाएं प्रबंधकों के दृष्टिकोण, प्राथमिकता आदि से संबंधित होती हैं। देखिए सेकंड पॉइंट आया प्रसारक। प्रसारक का कार्य क्या है? जो भी आपने सूचना एकत्रित की हैं उन सबको जिससे आवश्यक है उस तक पहुंचाना। प्रसारक का कार्य क्या है? एकत्रित सूचनाओं को अधीनस्थों तक या जिन्हें आवश्यकता है उस तक पहुंचाना। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट प्रवक्ता। प्रवक्ता की भूमिका में प्रबंधक अपने संगठन की योजनाएं, नीति, कार्यक्रमों के बारे में बाह्य पक्षकारों, ग्राहकों, सरकार, समुदाय, संस्थाओं आदि को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं संचार माध्यम से प्रेषित करता है। देखिए प्रवर्तक का कार्य क्या हो गया? जो भी सूचना, देखिए प्रवर्तक का कार्य है जो भी योजनाएं, नीतियां व कार्यक्रम हैं उन सबको यानी अपने संगठन की योजना, नीति और कार्यक्रम को बाह्य पक्षकारों को बताना। किसके माध्यम से? संचार के माध्यम से। फिर है निर्णयात्मक भूमिकाएं। यह प्रबंधकों की व्यूह रचना, निर्माण करने संबंधी भूमिका होती है। ये भूमिकाएं 3 प्रकार की होती है। प्रथम आएगा उद्यमी। इस भूमिका में प्रबंधक अपने संगठन के लिए विभिन्न संभावना, अवसरों व खतरों का पता लगाता है तथा उनके अनुरूप परिवर्तन व सुधारों को लागू करता है। वह वातावरण में होने वाले परिवर्तन से लाभ उठाने के लिए संगठन में नव प्रवर्तनों को लागू करता है। देखिए उद्यमी। उद्यमी कौन? जो व्यापार करता है, जो संगठन बनाया जिसने। इस प्रबंधक में इसमें क्या होगा? इसकी भूमिका क्या है? संगठन के लिए विभिन्न संभावना, अवसर तथा खतरों का पता लगाना। जैसे कोई संगठन है जो कार्य करता है तो भविष्य में और अतिरिक्त लाभ कैसे कमाया जाए, उसकी क्या क्या संभावनाएं हैं और नए नए अवसर क्या आ रहे हैं व्यापार में संगठन के लिए, ये तो वो उन अवसरों को पता लगाया जाता है। उसके बाद नए यदि कोई परिवर्तन करना है या कोई सुधार करना है उन सुधारों को वो लागू भी करता है। फिर है उपद्रव निवारक। प्रबंधक अपने संगठन में उत्पन्न होने वाले दिन प्रतिदिन के झगड़ों, उपद्रवों, उत्पात, मनमुटाव, संघर्ष, अशांतियों को दूर करता है। वह कर्मचारियों को विभिन्न समस्याओं व दबावों के प्रति प्रतिक्रिया प्रकट करता है। वह हड़ताल, अनुबंधन, खंडन, कच्चे माल की कमी, कर्मचारियों की शिकायतों व कठिनाइयों पर विचार कर पद स्थिति तथा अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्हें दूर करता है। देखिए उपद्रव निवारक। उपद्रव निवारक का अर्थ क्या हो गया? जो झगड़े, लड़ाई झगड़े, जैसे आपने कई बार देखा है जो आए दिन कंपनियों में हड़तालें होती रहती है, झगड़े होते रहते हैं, तो क्या है, कर्मचारियों को कुछ ना कुछ शिकायतें रहती हैं, तो वो उसका कार्य क्या है? उसका निवारण का कार्य कौन करता है? उपद्रव निवारक। ठीक है। और किसी भी तरह का कठिनाई आ रही है संगठन में तो उन सबको दूर करने का भी कार्य करता है। संसाधन वितरक, थर्ड पढ़ेंगे पॉइंट हम। इस भूमिका में प्रबंधक अधीनस्थों के समय प्रबंधन, संसाधनों व कार्यों के बारे में कार्य योजना बनाता है। वित्त, कच्चे माल, यंत्र, अन्य आपूर्ति आदि के बारे में निर्णय लेता है। विभिन्न विभागों की संसाधन प्राथमिकताएं निश्चित करता है, बजट आदि तैयार करता है। इस प्रकार प्रबंधक संगठन के संसाधनों को क्यों, कब, कैसे और किसके लिए खर्च करना है इससे संबंधित निर्णय लेता है। अब हम देखते हैं संसाधन वितरक। देखिए अधीनस्थ यानी प्रबंधक अपने अधीनस्थों को
क्या क्या उपलब्ध कराएगा? साधन उपलब्ध कराएगा, जैसे कच्चा माल हो गया, यंत्र हो गया या अन्य तरह की आपूर्ति हो गई, उन सबको आवंटित करने का वो यानी उपलब्ध कराने का निर्णय लेता है। बजट तैयार करता है, संसाधनों को कैसे उपयोग में लेना है, कितना खर्च करना है, उसके संबंधी भी निर्णय लेता है। वार्ताकार प्रबंधक विभिन्न पक्षकारों को विभिन्न समूह जैसे श्रम संघ, पूर्तिकर्ता, ग्राहक, सरकार व अन्य एजेंसियों के साथ समझौते संबंधी वार्ताएं करके संगठन को लाभान्वित करता है। वह विभिन्न विवादों की दशा में भी उनके हल के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। वार्ताकार क्या होता है? जो बातचीत करता है। कहाँ पे? पूर्तिकर्ताओं के बीच में, ग्राहक, सरकार तथा अन्य एजेंसियों के साथ किसी भी तरह का समझौता करना है, कोई वार्ता करनी है, तो उसका वो कार्य किसका है? वार्ताकार का। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंधकीय पदानुक्रम, यानी प्रबंध का पदानुक्रम पद किस तरह से रहेगा? वे प्रबंध स्तर हैं जो विभिन्न प्रबंधों के बीच आदेश या संप्रेषण श्रृंखला का निर्माण करते हैं तथा उनके बीच लंबवत संबंधों को बतलाते हैं। संगठन संरचना में विभिन्न स्तर होते हैं जो सत्ता, अधिकार, मात्रा, पद, स्थिति आदि का अंतर बताते हैं। इन्हें ही पदानुक्रम कहते हैं। किसी भी संगठन में प्रबंध में पदानुक्रम कितने होंगे? यह संस्था के आकार, नियोक्ता के दर्शन, संगठन की विशेषताएं व सीमाएं, प्रबंधकों की क्षमता, अधिकारों के केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण की नीति पर निर्भर करता है। प्रत्येक संगठन में सर्वोच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक कर्मचारियों में कार्यों व अधिकारों का विभाजन कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप अधीनस्थों का संबंध निर्मित होता है। यह संबंध लंबवत होते हैं। इससे ही प्रबंधकीय स्तर का निर्माण होता है। प्रारंभ में केवल 2 ही स्तर होते थे, एक उच्च नियोक्ता मालिक होता था और दूसरा कौन होता था? कर्मचारी, यानी निम्न स्तर। किंतु बदलते परिवेश में संगठन के आकार बहुत बड़े व कार्य प्रणाली जटिल हो रही है। संगठन के वास्तविक स्वामी भी व्यापारिक क्रियाओं में भाग नहीं लेते। ऐसी स्थिति में नियोक्ता समस्त कार्यों व अधिकारों को 3 स्तर में विभाजित करने लगे हैं। प्रथम स्तर कौन सा? जो शीर्ष होता है, यानी टॉप लेवल पर, जो नियोक्ता के हितों की रक्षा करते हुए उनके लक्ष्य प्राप्ति का कार्य करता है। उसी अनुरूप सर्वाधिक अधिकार उनके पास केंद्रित होते हैं। शीर्ष स्तर का प्रबंध बृहत व जटिल संगठनों में रोजाना उभरती नई चुनौतियों का सामना करने व जटिलता को सरलता व सुगमता में परिवर्तित करने में अधिकतम समय ऊर्जा व्यय करता है। संगठनों में धरातल पर कार्य की देखरेख व पूरा करवाने का जिम्मा या दायित्व जिन कर्मचारियों को दिया जाता है वे प्रथम या निम्न स्तरीय प्रबंधक कहलाते हैं। यानी जो व्यक्ति कार्य करते हैं कर्मचारी, वो कौन होते हैं? निम्न स्तरीय प्रबंधक। प्रथम पंक्ति के कर्मचारियों से कार्य करवाने व उनके कार्यों को जांच या निरीक्षण करने के लिए बीच की कड़ी में मध्यम स्तर के कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी जाती है। इस प्रकार आधुनिक युग में संचालित बड़े आकार के संगठनों में प्रबंधकीय पदानुक्रम या स्तर का यही स्वरूप सार्वभौमिक हो गया है। उच्च स्तरीय प्रबंध सामान्यतः उच्च या शीर्ष पद पर क्रियाशील प्रबंधकों का समूह उच्च स्तरीय या उच्च प्रबंधक कहलाता है। अन्य शब्दों में प्रबंध की कार्यात्मक विचारधारा के अनुसार संगठन में नियोजन की नीति निर्धारण प्रबंधक को उच्च स्तरीय प्रबंधक कहा जाता है। यानी जो टॉप लेवल पे उच्च स्तर पे कार्य करता है वो उच्च स्तरीय प्रबंधक। लुईस ए लेवल के अनुसार उच्च प्रबंधक नीति निर्धारक समूह जो कंपनी की समस्त क्रियाओं के निर्देशन व सफलता के लिए उत्तरदायी होता है। ये परिभाषा ध्यान दीजिए। जो नीतियाँ निर्धारित करता है उच्च लेवल पे, टॉप लेवल पे जो होता है, पहले टॉप लेवल, फिर मीडियम और फिर नीचे कौन होते हैं? कर्मचारी जो कार्य करते हैं। तो नीतियाँ कौन निर्धारित करता है? नीतियाँ उच्च लेवल पे निर्धारित की जाती है जो कंपनी के समस्त क्रियाओं का निर्देशन व सफलता के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रकार उच्च स्तर प्रबंध में संचालक मंडल, अध्यक्ष, प्रबंध संचालक, महाप्रबंधक आदि आते हैं। इसे मुख्य अधिशासी के नाम से भी जाना जाता है। उच्च स्तरीय प्रबंध का मुख्य कार्य संस्था की नीतियों का निर्धारण करना ताकि संगठन का कुशल संचालन किया जा सके। लिविंगस्टन के अनुसार उच्च स्तरीय प्रबंध के 3 कार्य हैं। क्या क्या कार्य है? पहला तो है निर्णयात्मक, यानी निर्णय लेना, विचारों का उद्गम, नियोजन, उद्देश्य का निर्धारण, प्रक्रिया संरचना, समन्वय, अधिकारियों की नियुक्ति करना। देखिए निर्णयात्मक कार्य जिनमें निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ रही है, किसमें? जैसे समन्वय, प्रक्रिया संरचना,
कोई नीति निर्धारित करनी है, क्रियान्वयन कार्य करना है, अधिकारों का हस्तांतरण करना है, यानी एक जगह से अधिकार दूसरे को ट्रांसफर करने हैं, वित्तीय साधन का चुनाव करना है, वित्तीय साधन जुटाना, लाभ का वितरण करना, ये सब क्या है, निर्णयात्मक कार्य। फिर है न्याय संबंधी कार्य, नीतियाँ व उद्देश्यों की प्राप्ति की तुलना करना, लागत व वैकल्पिक आधार का मूल्यांकन करना उच्च स्तरीय प्रबंधक के सहायक कार्य हैं। उपक्रम के उद्देश्य को निश्चित करना व नीतियों की व्याख्या करना कि क्या क्या नीतियाँ बनाई जा रही हैं उनको विस्तार करके बताना। सेकंड है आवश्यक आदेश निर्देश प्रसारित करना। थर्ड, महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श करना। फोर्थ, उपक्रम में दीर्घकालीन स्थायित्व लाना। फिफ्थ, बजट का अनुमोदन करना। सिक्स्थ है योजनाओं में परिणामों की जांच करना। संगठन संरचना के अंतर्गत अधीनस्थों में स्वैच्छिक आधार पर कार्य करने की भावना को विकसित व बनाए रखना। 8 पॉइंट अधिकारियों व मितव्ययता तथा कार्यकुशलता का उच्च स्तर बनाए रखना। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का चयन करना। उपक्रम की संपत्तियों के प्रन्यासी या निक्षेपी के रूप में कार्य करते हुए उनकी सुरक्षा प्रदान करना। ये आपके आगे उच्च स्तरीय प्रबंधक देखिए शीर्ष में आ गए संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अधिशासी अधिकारी। उसके बाद आता है नियोक्ता यानी अंशधारी, प्रबंधकीय स्तर या मध्यम स्तर, क्षेत्रीय प्रबंधक, मध्य मंडल प्रबंधक, विभागीय प्रबंधक और संयंत्र प्रबंधक। प्रथम पंक्ति में शाखा प्रबंधक, अनुभाग प्रबंधक, पर्यवेक्षक निरीक्षक और फॉरमैन दल नायक, ये इस तरह से बांटा गया है इसको। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य स्तरीय प्रबंधक। थैंक यू।